नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, ठीक है। नेशनलिज्म इसका मतलब होता है राष्ट्रवाद। If each and every citizen of a particular country is thinking about the development of the nation, not the development of himself or itself, is called nationalism। देखिए, भारत जो है लगभग 1000 सालों से गुलाम रहा था। सबसे आखिरी गुलामी हमने ब्रिटिशर्स से झेली थी। और ये जो कहानी है आपकी, जिसे नेशनलिज्म इन इंडिया कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार से। देखो, अभी तक 2 वर्ल्ड वार हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार का पीरियड था 1914 से 1918, दिस इज द एरा ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। और दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, दिस इज द सेकेंड वर्ल्ड वार। इन 2 वार्स ने एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट किया जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के अधीन आने वाले बहुत सारे कॉलोनीज आजाद हुए थे। आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिस्कस किया होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज जस्ट ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेवोल्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। पहले हाथों से काम होता था, अब मशीनों से काम होना चालू हो गया। और मशीनी युग ने धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंशन करना चालू कर दिया। दैट इंडिकेट कि इस मशीनी युग ने ही हिंदुस्तान को भी अंग्रेजों के अधीन किया था। हुआ क्या, आपने पढ़ा होगा 16वीं शताब्दी में 1651 एक चार्टर डिमांड पास हुआ था मुगल एम्पायर के द्वारा कि भारत में बिजनेस केवल और केवल ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं। यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट बना दी गई। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट ने हिंदुस्तान को गुलाम कराया था। सिचुएशन क्या थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीरियड में ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत भी लड़ रही थी एक साइड से, तो इसलिए एक बहुत बड़ी डिमांड आई। किस चीज की? ये लगा दो। एक बहुत बड़ी डिमांड आई किस चीज की? तो डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब भी वार होता है तो बंदूक चाहिए और भी चीजें चाहिए वार को कंप्लीट करने के लिए। तो दैट इज द इंडिकेशंस विच इंडिकेट दैट कि ये डिफेंस की चीजें वो कहां से आई। दूसरा आया फोर्स रिक्रूटमेंट। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के गांवों से लोगों को इकट्ठा किया जाने लगा। जो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हुआ करते थे उनको जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी क्या कर लेती थी, उठा लेती थी और लेकर के अपने यहां जाकर के आर्मी में भर्ती कर लेती थी। 1918 और 1920 और 21 के बीच में एक फेमाइन आया जिसकी वजह से भारत के मैक्सिमम पार्ट में शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हुआ। और लास्ट में हुआ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ये 4 बड़े बड़े कॉजेज थे। पहला, डिफेंस में ज्यादा एक्सपेंडिचर करना, फोर्स रिक्रूटमेंट, शॉर्टेज ऑफ फूड्स एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ये ऐसे 4 कॉजेज थे जिसकी वजह से भारत में नेशनलिज्म का विस्तार हुआ। अब देखो उसी पीरियड में होता क्या था, आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि भारत के लोगों को एक अनुबंध, जिसे हम गिरमिटिया अनुबंध कहा जाता था, बॉन्डेड लेबर, और उनसे क्या किया जाता था, बगानों में काम कराया जाता था, जबरदस्ती यहां से उठा करके लेकर के जाते थे। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। और इस वजह से हिंदुस्तान के जो लोग थे उन्होंने सोचना चालू कर दिया, हु वी आर, हम कौन हैं, व्हाट इज द रिलेशन विद अस टू द नेशन,
इस राष्ट्र से हमारा क्या रिलेशन है, क्या लेना देना है। इस थॉट ने लोगों के अंदर एक अपनापन का भाव जन्म दिया। जैसे मान लो किसी से पहचान नहीं है, हम केवल कहते राम राम, वही पहचान का एक कारण हो जाता है और वो एक अपनेपन का कारण हो जाता है। जब समस्या एक सिंगल हो और सबकी हो तो सब क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं ना। आंदोलन क्यों होता है? आंदोलन के पीछे कारण होता है कॉमन प्रॉब्लम। आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा करी थी, नमक कानून को तोड़ा था। नमक सबके लिए जरूरी था, वो भी हमें इसमें डिस्कस करना है। तो जब किसी कॉमन चीज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो ये स्पेशली चीजों में एक अपनापन आता है। और जब पूरे देश के लिए अपनापन आता है कि हम सब एक हैं और इस देश के नागरिक हैं, हम मूल निवासी हैं, तो जाकर के राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। देश आजाद गुलाम हुआ था 1651 में, 1947 में आजादी मिली। लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया, हमारे देश को बहुत लूटा खसोटा, बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने जितना बर्बाद किया उससे ज्यादा हमारी 1947 से लेकर के आज तक की जो सरकार है उसने बर्बाद किया। नहीं तो हमारा डेवलपमेंट एक साल अगर ईमानदारी से काम कर लिया जाए ना इस देश में, 1 ईयर, ओनली 1 ईयर विद ऑनेस्टी, अमेरिका हमारे आगे नहीं आएगा। क्योंकि दुनिया का जो सबसे सुप्रीम पावर रिसोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन, वो हमारे देश में, और वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री नाउअडेज। तो कंसेप्ट स्टार्ट होता है इज स्पेशली महात्मा गांधी के रिटर्निंग से। आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी पेशे से एक बैरिस्टर थे। साउथ अफ्रीका के एक लॉ फॉर्म में उन्होंने नौकरी करना चालू कर दिया, वहीं पे रहते थे। एक दिन उनके साथ इंसिडेंट घटना घटती है। जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो उस दौरान फर्स्ट बोगी से उतार करके उन्हें नीचे फेंक दिया जाता है। बोला जाता है इंडियंस आर नॉट अलाउड इन द फर्स्ट क्लास। ये बात उनके दिल को लग जाती। कहा जाता है ना, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीचर कुछ बोलता है, पेरेंट कुछ बोलता है, पड़ोसी कुछ बोलता है, या सामने कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपके डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण होता है। इनिशियल पॉइंट उसको बोलते हैं। ये कभी भी कहीं भी किसी भी क्षण आ सकता है, इसलिए हर एक क्षण को गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी थोड़े ना होते, उनको कौन जानता। अगर वो केवल एक बैरिस्टर की नौकरी करके और डेट मींस को रिटायर हो जाते, फिर पेंशन पे जिंदा रहते, मर जाते, आज कोई नहीं जानता। बट महात्मा गांधी बिकेम महात्मा फॉर द होल वर्ल्ड when he taken a particular type of state, when he had thrown from the first class in South Africa। देखो, देश में दादागिरी नहीं किया उन्होंने, बाहर जाके दादागिरी किया। कहा जाता है तेरे घर में घुस के मारूंगा, वो चीज उन्होंने किया था और इस वजह से वो बहुत फेमस हो गए। उन्होंने लड़ाई लड़ी वहां पे, गोरे कालों के बीच का जो भेदभाव था, उस लड़ाई में वो जीते और जीतने के बाद उनके पास इंटरनेशनल पहचान बन चुकी थी। बट दिल का लगाव तो हिंदुस्तान से था, क्योंकि ही वाजे हिंदुस्तानी। वो भारत आए, कब एंट्री करते हैं? जनवरी 1915 में। जब वो हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने देखा, यार द कंडीशन ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट लाइक द कंडीशन बिफोर आई लेफ्ट। जिस भारत को मैंने छोड़ा था अब वो भारत नहीं है। जिस भारत की कल्पना हमने करी थी, क्योंकि 1909 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। आप लोग नोट बनाते चलिए, क्योंकि आपका अपना नोट सबसे बड़ा नोट होता है। ये पॉइंट्स क्यों लिखवाता हूं मैं, जो लिखवा रहा हूं उसको नोट करते चलो। कभी भी रिकैप करोगे 2 सेकंड में पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। इससे क्या होगा, नंबर्स बढ़ेंगे एग्जाम में। और आज के डेट में स्टूडेंट्स का पैरामीटर मेजर करने का नंबर होता है, मेरे हिसाब से नहीं होता। इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था हिंद स्वराज,
और हिंद स्वराज में इन्होंने डिनोट किया था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तानियों की मदद से चल रही है, अगर हिंदुस्तानियों की मदद ना हो तो इज स्पेशली भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं चल पाएगा। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight the oppressor. महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया। सत्याग्रह के थ्रू ये बताना चाहते थे कि अगर हम सच्चाई के साथ किसी युद्ध को लड़ें तो इसमें किसी हथियार की जरूरत नहीं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ द फिजिकल फोर्स। उसके बाद बोला विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव ए सत्याग्रह कुड विद द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। यानी हम अहिंसा के साथ भी किसी युद्ध को क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट, अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, नो वायलेंस, नॉन वायलेंस, और वी हैव टू डेवलप, वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू फाइट थ्रू द ब्रिटिशर्स। तो महात्मा गांधी ने अपनी एंट्री के बाद नॉन वायलेंस स्टार्ट किया था। अब नॉन वायलेंस सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने क्या क्या बताया। पहला चीज उनकी एंट्री होती है 1916 में ही ट्रेवल टू चंपारण। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पे कुछ किसान थे, उन किसानों की यह समस्या थी कि उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और उसके साथ साथ उनको पैसे भी कम के दिए जाते थे, जिसे कहा गया ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जबरदस्ती खेती कराएंगे, पैसे भी नहीं देंगे उस हिसाब से। तो महात्मा गांधी की पहली विजिट इंडिया आने में हुआ था चंपारण बिहार, और इसलिए कहा जाता है कि बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जिसने सभी प्रकार के आंदोलनों को जन्म दिया है, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे हमारे इंडिपेंडेंस का महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह वाला आंदोलन हो, चाहे किसी भी पार्टिकुलर टाइप ऑफ आंदोलन हो, जैसे आपने पढ़ा होगा बिरसा मुंडा ने भी आंदोलन किया था। उसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ने वाले बिहार के ही लोग थे, उन्होंने ही ऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। बेशक बिहार आज के डेट में गरीब है, बट उनके अंदर बहुत हिम्मत होती है और हमेशा से बिगुल बजाने में बहुत आगे होते हैं। उसके बाद दूसरा उनका एंट्री होता है खेड़ा डाबर 1917। यहां पे कुछ किसान थे, उनका मानना था कि सरकार कुछ ज्यादा ही टैक्स ले रही है और उस टैक्सेशन में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, और इस वजह से 1917 में गए खेड़ा डाबर। उसके बाद कुछ मिल मजदूर थे, उनकी भी कुछ समस्याएं थी और उन समस्याएं को दैट मीन्स कॉल्ड एडॉप्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए वो चले गए अहमदाबाद, और जो मिल मजदूर हायर वेजेज मांग रहे थे उसका समर्थन किया। तो महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो उन्होंने 3 जगह विजिट की। पहला विजिट उनका चंपारण था, दूसरा था खेड़ा डाबर और तीसरा था अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, दीज आर द 3 प्लेसेस। ठीक है, यहां पे वो गए और उन्होंने इज स्पेशली उनकी समस्याओं को सुना। अब देखो, हिंदुस्तान में धीरे धीरे एकजुटता आ रही थी, महात्मा गांधी की पब्लिसिटी ज्यादा ही हो रही थी, और महात्मा गांधी के फेम को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पारित कराया। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट था कि किसी भी भारतीय के ऊपर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाला जा सकता था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर बोलता था। अब 1999 में लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड लॉ। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया और इज स्पेशली ये समर्थन पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा और देशवासियों के बीच महात्मा गांधी एक लीडर के रूप में धीरे धीरे आने लगे। अब हुआ क्या? आफ्टर रिजल्ट ऑफ सीडीएम, सीडीएम जानते हो क्या होता है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। ठीक है,
पहले उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था कि हम लड़ाई ट्रुथ के साथ जीत सकते हैं, ऑनेस्टी के साथ जीत सकते हैं, ईमानदारी से जीत सकते हैं, सच्चाई से जीत सकते हैं, किसी भी प्रकार के फोर्स, फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं। अब महात्मा गांधी की जो प्रसिद्धि थी पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी, रैलीज ऑर्गेनाइज होने लगे, वर्कर्स ने स्ट्राइक करना चालू कर दिया, वर्कशॉप स्टेशंस बंद हो गए, जो दुकानें थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी। अब महात्मा गांधी को दिल्ली में एंट्री बैन कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि महात्मा गांधी अगर दिल्ली आ गए तो दिल्ली इज द सेंटर ऑफ इंडिया और यहीं से पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल किया जाता है। तो दिल्ली आने के बाद इनकी जो प्रसिद्धि है बहुत ज्यादा हो जाएगी। 10 अप्रैल को हुआ क्या कि एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रही थी, उसके ऊपर अटैक कर दिया गया अमृतसर में। अब उस समय अमृतसर की बागडोर जो थी वो जनरल डायर के पास थी। इधर ध्यान दो, जनरल डायर के पास थी और जनरल डायर ने क्या किया, मार्शियल लॉ इंपोज कर दिया। धारा 144 आज के डेट में कहा जाता है। और मार्शियल लॉ जब इंपोज हुआ पीज स्पेशली चारों तरफ जनरल डायर ने अपने बंदे लगा दिए जो भी आर्मी के थे, ब्रिटिश आर्मी के थे, और किसी को भी घर से बाहर निकलने का डेट मीन्स कॉल्ड परमिशन नहीं था। बट उसी समय कुछ लोग अंग्रेजी हुकूमत से परेशान होकर के मीटिंग करना चाहते थे, और दूसरा बैसाखी का दिन होने के कारण कुछ लोग क्या करते थे, जालियांवाला बाग में बैसाखी मनाने आए थे। अब जनरल डायर को तो ऐसा लगा कि मेरे कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और जालियांवाला बाग एक ऐसा बाग था जिसका एक ही कॉमन गेट था। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटती है। लोग बैसाखी का मेला मनाने, मीटिंग करने आए हुए होते हैं। जनरल डायर मेन गेट पे ही खड़ा होकर के आदेश दे देता है फायर, और इस तरीके से हजारों लोग मारे जाते हैं। आज भी आप अमृतसर जाओगे तो वहां जालियांवाला बाग डेट मीन्स कॉल मिल जाएगा। तो डेट इंडिकेट्स व्हाट, कि ऐसी कंडीशन ब्रिटिशर्स ने ला करके खड़ी कर दी थी कि भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद पनपना ही था, क्योंकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया वाज ऑप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स बाय डिफरेंट मीन्स। किसी के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया, कोई मार्शियल लॉ में मारा गया, किसी को जबरदस्ती उठा के जेल में डाल दिया, मील मजदूरों की सैलरी नहीं देना, फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम कराना, ऐसी कुछ कंडीशन थी जिन कंडीशंस की वजह से ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा हिंदुस्तानी हुकूमत को बर्बाद करने लगे। उसी समय एक खिलाफत कमेटी बनी थी, आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद अली जीना और शौकत अली जीना, दीज आर द टू ब्रदर्स, एंड परफॉर्म्ड ए पार्टी दैट इज कॉल्ड मुस्लिम लीग। उनका भी यही डिमांड था, और वो लोग खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर हम अकेले युद्ध को लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ तो जीतने में मुश्किल होगी। तो अब मुस्लिम लीग को भी साथ में ले लिया गया, और मुस्लिम लीग को साथ में लेने के बाद जो हमारी डिमांड थी और ज्यादा मजबूत होने लगी। अब पब्लिक के अंदर क्या था, एक बहुत बड़ी चिंता बसी हुई थी। कोई ढंग से खा नहीं पा रहा था, किसी के पास वेजेज नहीं थे, कोई अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा था, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। सुबह का खाना तो शाम को नहीं है, और उसी में फेमाइन का आ जाना, इन्फ्लुएंजा फैल जाना, और ब्रिटिश हुकूमत कभी भी हिंदुस्तान के लोगों के पक्ष में काम करना नहीं चाहती थी। उसका मेन मकसद था हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया, बिकॉज इंडिया वाज कॉलोनी नॉट द नेटिव प्लेस ऑफ दैट पर्संस। अंग्रेजों का देश नहीं था, ये हिंदुस्तानियों का देश था। उनको पता था कि हमें आज नहीं तो कल जाना है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों के खूनों को चूस रहे थे।
जोंक की तरह। और इस वजह से भारत के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे यूनाइट होना चालू कर दिए, और जब यूनाइट होना चालू कर दिए तभी जाकर के आंदोलन की एक बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार की गई। अब देखो, महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह चलाया था तो सत्याग्रह जो था कुछ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खत्म हो गया। अब महात्मा गांधी ने देखा कि द ब्रिटिशर्स आर रूलिंग इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंडियंस। इफ द सपोर्ट ऑफ इंडियंस विल बी backed, then the empire of British will be collapsed within a year। अगर भारत से ब्रिटिशर्स के शासन को मुक्त कराना है तो भारतीय लोगों को नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, असहयोग। हम सहयोग नहीं करेंगे। और इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने अपने टाइटल्स त्याग दिए, सरकारी नौकरियां छोड़ दी, कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, और उसके साथ साथ जितने भी लोग ब्रिटिश हुकूमत के साथ लगे थे उनमें मैक्सिमम लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को छोड़ना चालू कर दिया। ये बोला गया नॉन कोऑपरेशन। ये नॉन कोऑपरेशन महात्मा गांधी ने 1920 के आसपास स्टैब्लिश करी थी, बट हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो ज्यादातर नहीं चल पाया। अलग अलग जो कैटेगरी थी, शहरों में रहने वाले जो व्यवसायी थे उनका मानना था कि ब्रिटिशर जब हिंदुस्तान से चले जाएंगे तो हमारा व्यवसाय बढ़ेगा, और अगर हमारा व्यवसाय बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा डेवलपमेंट भी होगा। औरतों का मानना था कि ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हमें स्पेशल राइट्स मिलेगा, इसलिए महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। जो गरीब लोग थे उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हम खेतों में काम करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। किसान लोगों का मानना था कि हमारे से जबरदस्ती नील की खेती और कॉटन की खेती नहीं कराई जाएगी, अफीम की खेती ज्यादा नहीं कराई जाएगी, हम अपने मर्जी से खेती कर पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंट क्राइटेरिया इन द रूलिंग सिस्टम। इस तरीके से दुकानों की पिकेटिंग की गई, जितने भी लिक्योर शेप थे, शराबों की दुकान, उसकी पिकेटिंग की गई, उसका रास्ता बंद कर दिया गया। और इस तरीके से भारत जैसे देश में खादी का भी डेवलपमेंट किया गया जो हमारा खुद का होता है। धीरे धीरे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया, और उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, एक दूसरा कॉन्सेप्ट अपनाया, और दूसरा कॉन्सेप्ट यह था कि हम किसी भी तरीके से अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा चाहते। अब देखो, कई जगह ट्राइबल्स लोग थे, ट्राइबल लोगों ने अपने अपने तरीके से डिमांड करना चालू कर दिया। उसी में अल्लारी सीताराम राजू एक पर्सन थे जिनका मानना था कि उनके पास डिवाइन पावर है, वो किसी के भी बीमारी को सही कर सकते हैं, उनके पास दैवीय शक्ति है। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पब्लिक को भड़काना यानी बताना चालू कर दिया कि ये लोग हमारी स्थिति को खराब कर रहे हैं। आखिरकार अल्लारू सीताराम राजू को 1924 में फांसी दे दी गई, पकड़ लिया गया। उसी तरीके से प्लांटेशन, जो बागानों में काम करने वाले लोग थे, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। जब वो मर जाते थे तो किसी नाले में ले जाकर फेंक देते थे। ऐसी कंडीशन थी हिंदुस्तान के लोगों की। आज ना हम दादा बनते फिर रहे हैं। ऐसे आजादी दिलाई गई थी कुछ लोगों के द्वारा हमें, बट वो भी आज शर्मा रहे होंगे कि हमने किसको आजादी दिलाई, ये आजादी के लायक थे ही नहीं, क्योंकि 1000 वर्षों से हम गुलाम रहे। प्लांटेशन में भी ऐसी सिचुएशन थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने यह ऑब्जर्वेंस देखा, चौरा चौरी इंसिडेंट जब उत्तर प्रदेश में हुआ, तो इसको देखने के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, इस पूरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया और इज स्पेशली अगले मूवमेंट की तैयारी होने लगी। उसी पीरियड में 1926 से 1930 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन जानते हो क्या है? अकाल पड़ गया, गुड्स फेल्स,
एक्सपोर्ट डिक्लाइन, सारी चीजें हो गई, पूरे कंट्री साइड में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, लोग भूखे मरने लगे। और इसी पीरियड में 1928 में एक कमीशन आया जिसका नाम था साइमन कमीशन। यह आया था भारतीयों की समस्या को सुनने के लिए, बट इसमें भारत के एक भी लोग नहीं थे। अब मान लो दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को बैठा दोगे तो बिल्ली रखवाली करेगी। सिमिलरली हिंदुस्तान की समस्या को सुनने के लिए ब्रिटिशर्स को बुलाया गया, उनकी एक टीम थी, और परेशान कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहा था। तो क्या उसके खिलाफ कोई जाएगा? पता है, नेता सब एक ही जैसे होते हैं, उनके खिलाफ एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ नहीं जाते। पब्लिक खाली झंडा उठाते रहती है, आम आदमी पार्टी है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, जबकि किसी का भी ध्येय आज के डेट में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। नहीं तो किसी भी देश की नींव जो होती है शिक्षा और स्वास्थ्य से होती है, और आज सबसे ज्यादा प्रहार शिक्षा और स्वास्थ्य पे किया गया है। एजुकेशन के सेक्टर में आप देखो हर बार पेपर लीक हो जाता है, और जो हेल्थ के सेक्टर में जो सबसे टॉप पेपर होता है नीट, उसका तो सबको पता ही है, एक एक भारतीय को पता है कि नीट के पेपर में क्या हो रहा है। उसके बाद भी कोई प्रॉपर प्रावधान नहीं है कि भाई इन्होंने लीक किया, पकड़े भी गए, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं। तो इससे आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमें पहले अंग्रेजों से लड़ना था, अब अपने आप से ही लड़ना है, तभी जाकर के समस्या खत्म हो सकती है। क्योंकि देश को आजाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन 75 साल के बावजूद भी आज हम जैसे थे उसी कंडीशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमी माइनस में थी, फिर दोबारा माइनस में जा रहे हैं। साइमन कमीशन जब आया था तो उसको नारे लगे, साइमन कमीशन गो बैक। ये नारे लगाने के पीछे लॉजिक था और कारण था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों की समस्या सुनने के लिए ब्रिटिशर्स को अपॉइंट किया गया था, जबकि ऑपरेटर भी ब्रिटिशर्स ही था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1929 में लॉर्ड इरविन की अध्यक्षता में। बट वहां कुछ मिला नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइजेशन में डिमांड किया पूर्ण स्वराज का, और 1930 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। मोतीलाल नेहरू ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, वहीं पे सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया गया था। उसका लुक थोड़ा दूसरे टाइप का था, जो आज का तिरंगा है उससे थोड़ा डिफरेंट था। बट पहली हमारी आजादी 26 जनवरी 1930 को हुई थी। यही कारण है कि 26 जनवरी को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपने रिपब्लिक डे को एडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया था। और आज हमारा देश आजाद भी है और लोकतंत्र भी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी आज हमें लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में पता नहीं है। इसके पीछे कारण है 1947 में जो अनपढ़ थे उनको पता था कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। उन पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ने नहीं आता था, बस समझने आता था, देखने आता था। इसलिए वहां पे सिंबलाइजेशन किया गया था कि ये पार्टी ये है, इसका सिंबल ये है। आज हमारी लिटरेसी रेट काफी हद तक अच्छी है, फिर भी केवल लिटरेसी है, समझने की क्षमता आज भी हमारे अंदर नहीं। और यही कारण है कि हम हर बार नारा देते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। पता नहीं गरीब हट गए, गरीबी तो अभी हटी नहीं और बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण है प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव ना होना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जब तक उस देश में रहने वाले सिटीजन्स डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे, तब तक डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं होता है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वोटिंग करने जाते हैं लोग, उनको केवल पता है कि 5 साल में एक बार वोट देने जाना है। अब वोट पौवा के दम पे देना है, साड़ी के दम पे देना है, 500 के दम पे देना है, अपने दम पे देना है, ये पता नहीं। 80% वोट जो है आज भी इस देश में बिकाऊ है।
20% वोट जो होता है वही मायने रखती है कि इसका पलड़ा किधर जाएगा। और आपने पढ़ा होगा कि 100% तो वोटिंग भी नहीं होती, 60% लोग वोटिंग करने जाते हैं। लोअर क्लास बिहारी करने चला जाता है, अपर क्लास अपने ऑफिसर्स में चला जाता है, मिडिल क्लास वोटिंग करता है, और सबसे ज्यादा परेशान भी मिडिल क्लास ही होता है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो दैट इज द इंडिकेशंस that is the indication which indicate how the Indian nationalism was emerged as a whole emergence throughout the country. उसके बाद आते हैं साल्ट मार्च। साल्ट मार्च जानते हो, 1930 में पूर्ण स्वराज अपनाया गया, झंडा भी फहराया गया। अब महात्मा गांधी ने 11 डिमांड लिख करके भेजा, किसको? लॉर्ड इरविन को, कि भाई या तो मेरे डिमांड को मान ले और नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। आज ना लोग गांधी को गाली देते हैं। गांधी के बोले हुए एक एक वर्ड्स को आप पढ़िए, समझिए, इंडिकेट कीजिए, आपको उसकी गहराइयों का पता लग जाएगा। आज हम सामने वाले से लड़ नहीं सकते। गांधी एक लौता ऐसा पर्सन था जो जा करके ब्रिटेन के गोलमेज सम्मेलन में बोल के आया था कि मैंने कपड़े नहीं पहने इसलिए क्योंकि मेरा पूरा हिंदुस्तान आधा नग्न है। आज है किसी में हिम्मत? नेता लोग सूट बूट टाई, दुनिया का सबसे बड़ा फकीर और सबसे बड़ी जहाज उसके पास। काश मैं भी वैसा फकीर हो जाता, मैं तो चाहता हूं वैसा फकीर मैं बन जाऊं। तो ये क्या है? देश के युद्ध के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अरे भाई सिस्टम नहीं सुधार सकते, दूसरे को आने दो, वो नहीं सुधारेगा, पब्लिक उसको भी हटाएगी। लेकिन एक चीज से चिपक जाना, ये कहां का वो है? अगर मेरे से कोई सिस्टम नहीं चलता है तो उस सिस्टम से रिजिग्नेशन देना चाहिए, हटना चाहिए कि भाई दूसरा आओ जो चला सकता है इस सिस्टम को। इसे बोलते डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसे बोलते सच्चा लीडरशिप। ठीक है। अब साल्ट मार्च क्या हुआ? साल्ट मार्च 11 मार्च को स्टार्ट हुआ और इसकी जो हमारे पास सिनारियो थी वो इस तरीके से थी। स्टार्टिंग प्लेस साबरमती, डेस्टिनेशन दांडी, डिस्टेंस 240 माइल्स, नोट कीजिए, ड्यूरेशन 24 दिन का, 10 माइल्स रोज चलते थे। नंबर ऑफ पीपुल गांधी प्लस 78 वॉलेंटियर्स थे और स्टार्ट ऑफ सीडीएम 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हो गया था। और इन्होंने क्या किया कि दांडी पहुंच करके समुद्री पानी को बॉयल करके नमक बनाया। एक वो थे, उन्होंने कानून तोड़ा तो फेमस हो गए, और आज हम कानून तोड़ते हैं तो जेल के अंदर होते हैं। आज तुम्हारी किस किस चीज की क्लास है? हो गया? तो दैट इज द इंडिकेशन। एक्चुअली क्या हुआ, साबरमती से स्टार्ट हुआ, दांडी तक चला, 240 माइल्स पूरी की गई, 24 दिन की यात्रा थी। गांधी जी और 78 वॉलंटियर्स ने इसे स्टार्ट किया था और इस तरीके से 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हो गया। दांडी मार्च की बात करते हैं तो दांडी मार्च जो था एक ऐसा इंडिकेशन था हिंदुस्तान के रेवोल्यूशन के पीरियड में जिसने अंग्रेजों की हालत खराब कर दी। उसके अलावा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला। इसमें बहुत सारे लोग थे जिनको चौकीदारी टैक्स देना पड़ता था
और उसी पीरियड में अंग्रेजों ने फॉरेस्ट लॉ लॉन्च कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्व फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। और ये जो फॉरेस्ट थे इज स्पेशली, इसमें आदिवासियों को घुसने से मना कर दिया गया और यह बोला गया कि कोई भी ग्रामीण और आदिवासी इसमें नहीं घुस सकता। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी हमारे पास कांग्रेस के लीडर्स थे इनको अरेस्ट करना चालू कर दिया। और फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इस पे गांधी और इरविन पैक्ट बनाया गया, एक समझौता हुआ और इस समझौता में यह तय हुआ कि हिंदुस्तान में उनकी अपनी लेजिस्लेटिव सिस्टम होगी, उनकी खुद की सरकार होगी। और ये कुछ दिन तक चला। भारत में चुनाव होने लगा, हमारे जो लोग थे चुन करके जाने लगे, बट उसका पॉजिटिव इंपैक्ट कुछ भी निकल करके नहीं आया। और बिजनेस क्लास जो था इन्होंने भी पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया इस आंदोलन में। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया, यहां तक कि महिलाएं जो थी उन्होंने भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चालू किया। अब जो आंदोलन की रूपरेखा थी इस तरीके से थी, गांधी जी आगे आगे पीछे पीछे भीड़, और उसके साथ साथ अंग्रेजों को ऐसा लग जाता था, अगर उनको महसूस हो जाता था कि इस आंदोलन को लीड गांधी कर रहा है तो डर जाते थे। बिना हथियार की लड़ाई, आज हम हथियार से लड़ते हैं तब कोई डरता नहीं है। इसलिए कहा जाता है ट्रूथ हैज पावर, ऑनेस्टी हैज पावर। चीजें डूबी है तो उगेगी, अगर ईमानदारी से आप चल रहे हो तो 6 बजा है तो 12 भी बजेगा, और 12 बजेगा बजा है तो 6 भी बजेगा। ये लाइफ में आप लोग ध्यान रखिए कि हमेशा ये चलता रहता है, ये चक्र है समय का, बदलता रहता है। एक समय 1916 में जब महात्मा गांधी बिहार चंपारण में गए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। जब देखा कि 2 लाख की भीड़ बाहर खड़ी है तो अंग्रेजी जो जज था वो भी कांप गया था। गांधी वही तो थे जो सिगरेट पीते थे पहले शुरुआती दौर में। इंग्लैंड जब पढ़ने गए, अपने भाई के पैसे से पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने अयासी करना चालू कर दिया, सिगरेट पीते थे। बट बाद में दिमाग कहते ना किसी पॉइंट पे खुल सकता है, एनी पॉइंट, और वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। उनका दिमाग एक दिन खुल गया कि मैं आया किस लिए हूं, और उन्होंने पढ़ना चालू कर दिया। एंड गांधी बिकेम द रियल गांधी ऑफ इंडिया एंड द होल वर्ल्ड। सबके अंदर होता है कैपेबिलिटी, आपके अंदर छुपा हुआ है कोई ना कोई गुण, उसको निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस गुण को निकाल लेंगे तो यू बिकेम द फेमस पर्सन, और नहीं निकालेंगे तो बस 240 करोड़ तो है ही हमारे देश में, ठीक है। 1 करोड़ ही लोग हैं जिनकी अपनी पहचान है, बाकी 141 करोड़ बस भेड़ चाल चल रहे हैं, कौन जानता है किसको। तो दैट इंडिकेट्स कि ये चीज बनाने में एक दिन में बना था। 1915 में बंदा इंडिया में आता है, उससे पहले फेमस होता है बंदा, फिर भी उसको टाइम लगता है 1934 में जाकर के जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस वाला सिस्टम था ये पीक पे था, और इसका मोमेंटम जो था वो खत्म हो गया, ठीक है, 1915 तक। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट कि दिस इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ सिनेरियो व्हिच इंडिकेट्स हाउ द सिस्टम इज जस्ट गोइंग टू वर्किंग। और लिमिटेशन ऑफ सीडीएम की बात करते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो इसके कुछ लिमिट से हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि हर जगह ये चीजें चल नहीं पा रही थी। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट कि इसमें कुछ लोग थे दलित वगैरह, अप्रेस्ड क्लास जो होते थे, अनटचेबल्स के लोग जो थे सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद भंगी जो लोग थे, भंगी एक कम्युनिटी होती है जो लोअर कास्ट में आती है, ये लोग भी दैट मींस पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट कि इनकी अपनी एक लीडरशिप थी, ठीक है, और इन लोगों ने भी अपने हिसाब से काम करना चालू कर दिया था। पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान में अपनी सरकार बननी चालू हो गई, और उसी पीरियड में मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट और उसके साथ दैट मींस को लो किया गया। मुस्लिमों की अपनी अलग अलग डिमांड थी। आपने पढ़ा होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मुस्लिम लीग, और 1927 में मुस्लिम लीग इज स्पेशली
एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया था, फियर ऑफ मुस्लिम। अब मुस्लिमों से भी डर था अंग्रेजों को, क्योंकि मोहम्मद अली जीना और जीना ब्रदर्स जो थे, इनका मानना था वो भी वकील थे पैसे से, और उन लोगों ने अपना अलग डिमांड करना चालू कर दिया था। अब सबने मिलकर के क्या किया, वर्क करना चालू किया, और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिगिनिंग्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द नेशनलिज्म। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिगिनिंग समझते हो क्या होता है? हम सब एक हैं और इसके लिए एक पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान की आजादी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनेशन बनाया था बद्रीनाथ टैगोर ने, जिनका नाम था भारत माता। आज भी बोलते हैं ना भारत माता की जय। वो रिप्रेजेंटेशन था, एक इमेजिनेशन था। अगर कहीं मूर्ति लगा दिया जाए, कोई भी व्यक्ति जाएगा जान ना पहचान फिर भी करेगा ना, ये रिप्रेजेंटेशन है, बनावट है। और इसी तरीके से जब भारत माता का उन्होंने इमेजिनेशन दिया तो पूरे हिंदुस्तानियों के अंदर एक यूनिटी की भावना जगी, और यूनिटी इज सॉलिडेरिटी, एकता में बल है। और इस तरीके से हिंदुस्तान के सभी लोग इज स्पेशली वर्क करने लगे, और दे आर जस्ट गोइंग टू थिंकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आपने पढ़ा होगा, इन्होंने क्या लिखा? वंदे मातरम। जनगण मन 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जाग पंचम के आगमन पे गाया था, उसे भारत ने एडॉप्ट किया एज ए नेशनल एंथम। ये हमारी पहचान है, और इस पहचान के दम पे ही आज जितने भी भारतीय है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनिज्म है, कैथोलिस्ट है, बुद्धिस्ट है, सबके अंदर भारतीयता की भावना है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। मेरे से कोई बोलेगा अब भारतीयों की नहीं, सीना सीने चीर के दिखाऊं, मेरे अंदर है भारतीयता। सीना चीर के दिखाने की क्या जरूरत है? हु आर यू? आप कौन हो जिसको मैं सीना चीर के दिखाऊं? आप पहले प्रेजेंट कीजिए कि आप भारतीय हैं कि नहीं, और आपकी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? अगर आपके अंदर भारतीयता है तो एक दूसरे भारतीय से आप नहीं पूछ सकते। बट समय खराब है, चीजें बदल रही है। पहले भारत माता का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से था, आज हमने भारत माता का रिप्रेजेंटेशन यही किया है। कंसेप्ट वही है कि वी आर इंडियंस, वी लिव इन इंडिया एंड इंडिया इज आवर मदरलैंड एंड वी हैव टू डेवलप इंडिया। भारत बढ़ेगा तभी तो आप बढ़ोगे ना। बट दुख की बात भी है, कल का एक न्यूज में देख रहा था एनडीटीवी पे, उसमें आ रहा था कि इस साल, पिछले साल 5100 भारतीय जो करोड़पति थे उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। इस साल 4500 भारतीय ऐसे हैं जो इंडिया को छोड़ रहे हैं, वे करोड़पति। तो सारे करोड़पति, अरबपति, बिजनेसमैन या जितने भी प्रोफेशनल से अगर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो सरकार सो क्यों रही है? क्यों नहीं पूछती? एक जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विदेशों में बैठे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिसन जो भी थे उनको लेकर के आए हिंदुस्तान में कि चलो आपकी अब जरूरत है। एम्स जब बना था ना तो सब फॉरेन के डॉक्टर बुलाए गए, हिंदुस्तानी थे, जाके बाहर बस गए थे, और वो लोग आए भी देश प्रेम के नाम पे। और आज देश से छोड़ के क्यों जा रहे हैं आजाद भारत से, ये पूछने वाला क्वेश्चन है। हम किसके साथ रहेंगे? गधों के साथ। अब सारे गधे रह जाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा? फिर तो घोड़े की कोई पहचान ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इन सब चीजों को, इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन एंड नाउ का मतलब क्या हुआ कि उस समय इस तरीके से रिप्रेजेंट किया बद्रीनाथ टैगोर ने, और इस फिगर को देख करके सभी भारतीयों के पास यूनिटी थी। पता है, पढ़े लिखे लोगों को एकजुट करना मेढक को टोकरी में भरने जैसा है। मेढक को भर के तौलो, तराजू पे तौलो, मेढक तौलाएगा? वो तो उछाल मारेगा। वैसे ही पढ़े लिखे लोग हैं, आज देश एजुकेटेड है, फिर भी उनको यूनाइट करना बहुत मुश्किल है। दे हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर। सोचने की क्षमता हमने खो रखी। सोचने की क्षमता डेवलप होती है एजुकेशन से, और हमने उसी पायदान पे वार किया है।
ना शिक्षा रहेगी, ना दिमाग बढ़ेगा, ना दिमाग बढ़ेगा, ना आप सोचोगे, ना आप डेवलप करोगे, ना आप क्वेश्चन करोगे किसी से भी। क्वेश्चन कब करोगे? जब आपको कुछ आता होगा तभी तो, सोचने की क्षमता होगी तभी तो। जब सोचने की क्षमता ही नहीं होगी तो क्वेश्चन कैसे पुट अप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो उस समय इस तरीके का कॉन्सेप्ट था, आज ऐसा है। द फॉल्स एंड सॉन्ग्स, भारत में बहुत सारे सॉन्ग्स, नेशनल लिटरेचर, नेशनल एंथम डेवलप किया गया और इस तरीके से आज हमारे पास बहुत सारी चीजें सिंबलाइजेशन किया गया। अलग अलग देशों का भी सिंबलाइजेशन यहाँ पे दिखाया गया है और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आज हमारा देश जो है एक आजाद कंट्री है। डेमोक्रेसी भी हमारे देश में लॉन्च है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी तरीके से अपने जितना डेवलप करना चाहिए हमें उतना हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे कारण है हमारा प्रॉपर तरीके से एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करना। बट अगर भारत जितना बड़ा देश है, जितना इसका पॉपुलेशन है, अगर एक साल ईमानदारी से हर आदमी अपनी ड्यूटीज को निभा दे, जैसे आई एम ए टीचर, मेरी ड्यूटीज है प्रॉपर तरीके से आप लोग को पढ़ाना, आप लोग को गाइड करना, आप लोग को सही रास्ते पे लेके जाना, आपका मेंटल ग्रोथ करना। अगर मैं करता हूं तो मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, चाहे एक बच्चा हो चाहे 4 बच्चा हो। अगर ऐसे ही हर एक आदमी करे, लीडर का काम है सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, मेरे देश का विकास होना चाहिए, ना कि किसी पूंजीपति का। क्यों नहीं ग्रो करेगा देश? आज के डेट से अगर पूरा हिंदुस्तानी ईमानदारी पे आ जाए तो आज से काउंट कर लो, आज है हमारा 15, कितना है, 16 नवंबर। अगले 16 नवंबर को भारत सोने का चिड़िया फिर कहलाना चालू कर देगा। 16 सितंबर, अगले 16 सितंबर को फिर दोबारा भारत सोने की चिड़िया कहलाना चालू कर देगा। बट शर्त यह रहेगी कि ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी। बट हम किताबों तक ही सीमित हैं, बातों तक ही सीमित हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम नहीं करते हैं। और आज का डेट जो है हिंदुस्तान में, अगर आप ईमानदारी दिखाते हो तो सामने वाला आपको गधा खा के चला जाता है। ये कंसेप्ट है। एक समय था ईमानदार की अपनी पहचान होती थी, कहता था पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा, लेकिन उसको आप खरीद नहीं सकते। आज क्या लगाया गया कि हर एक आदमी के बिकने का एक लिमिट होता है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग से हटाना पड़ेगा, देश डेवलप करेगा। ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया। ओके।